नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं निशांत कुमार विज्ञान पथ ऑनलाइन क्लासेस से आपका सामाजिक विज्ञान का एजुकेटर। मैं आपको पूरे सेशन में सामाजिक विज्ञान के विभिन्न विषय जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड इकोनॉमी को कवर कराऊंगा। और आज की इस वीडियो में हम भूगोल के प्रथम अध्याय को देखेंगे और यह पार्ट 1 होगा लेक्चर। और हम इसमें सफलता बैच जो हम लोगों ने तैयार किया है इसके बारे में हम देखें। आप लोगों के लिए एक सफलता बैच बनाया गया है जिसका आधार है बच्चों को सफल बनाना। आप लोग को नाम से ही पता चल रहा है आप लोग को सफल बनाने के लिए बैच बनाया गया है, सफलता बैच। तो भूगोल के इस हम प्रथम चैप्टर में जिसका नाम है संसाधन एवं विकास, इसमें आज हम कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करेंगे देखते हैं। इसमें आज हम 7 टॉपिक्स को कवर करेंगे। पहला टॉपिक है संसाधन का अर्थ और परिभाषा, इसको जानेंगे देखेंगे। उसके बाद नेचर, टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज के बीच क्या रिलेशन है, इसको देखेंगे। तीसरा टॉपिक है संसाधनों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज, इसको देखेंगे। चौथा है टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, इसको देखेंगे। पांचवा है सतत पोषणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसको देखेंगे। छठा है रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन, इसको देखेंगे। और इसमें एक महत्वपूर्ण एजेंडा लिया गया था, फैसला लिया गया था जिसका नाम है एजेंडा 21, इसको देखेंगे। इन सभी टॉपिक्स को हम एक एक करके देखेंगे। तो चलिए एक एक करके इसको हम देखते हैं। पहले हम जानेंगे कि संसाधन का अर्थ क्या होता है और इसका परिभाषा को हम देखेंगे। तो संसाधन क्या होता है? जो भी चीज इंसान यूज करता है या यूजफुल है जो इंसान के लिए, वो सब के सब हमारे लिए संसाधन है। जैसे कि मेरे सामने कैमरा चल रहा है, या मुझे पढ़ाने के लिए क्या है, माध्यम है, यूजफुल है मेरे लिए, तो यह संसाधन है। जैसे कलम हो गया, किताब हो गया, सड़क हो गया, पंखा हो गया, बैग हो गया, मकान हो गया, मोटरसाइकिल हो गया, अस्पताल हो गया, सब का सब क्या है, संसाधन है। जो चीज हम यूज करते हैं या हम मेरे लिए यूज करने के लिए है, वो सब का सब हमारे लिए क्या, रिसोर्सेज है, संसाधन है। जैसे वही बात मैंने जो अभी बताया यहाँ पे लिखा हुआ है, हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारे आवश्यकताओं की पूर्ति करे और जिसको बनाने के लिए टेक्नोलॉजी उपलब्ध हो और जो आर्थिक रूप से संभाव्य यानी फिजिबल हो और कल्चरली मान्य हो, यानी वही संसाधन है। यानी जो चीज हमारे लिए यूज का है, सबका सब क्या है, संसाधन है। आगे हम देखते हैं प्रकृति यानी कि नेचर, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन के बीच क्या रिलेशन है। तो यहाँ पर चित्र के माध्यम से बताया गया है कि प्रकृति, टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूशन और ह्यूमन बींग्स के बीच क्या रिलेशन है। तो देखिए, इंसान क्या करता है, टेक्नोलॉजी का यूज करके जो भी नेचर में चीज है, जैसे कि कोल माइनिंग करता है, और कोल माइनिंग करके क्या करता है, इंस्टीट्यूशन का निर्माण करता है। तो ये सब का सब एक दूसरे से रिलेटेड है कि नहीं। इंसान क्या किया, प्रकृति में जो भी चीजें मौजूद है उसका टेक्नोलॉजी की मदद से हेल्प लेकर के क्या किया, उसको निकाला। जैसे कि कोल माइनिंग हो गया, तो टेक्नोलॉजी का हम यूज करते हैं और प्रकृति में ही ये मौजूद होता है कोयला, और इसका हम यूज करके क्या करते हैं, संस्थाओं का निर्माण करते हैं और इससे आर्थिक लाभ भी हम कमाते हैं। तो ये सब के बीच एक दूसरे से संबंध है। आगे हम देखेंगे संसाधनों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो संसाधनों का वर्गीकरण हम 4 प्रकार से करते हैं, उत्पत्ति के आधार पर, समाप्यता के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर और विकास के स्तर के आधार पर। 4 आधारों पर किया जाता है। तो एक एक करके हम देखते हैं। संसाधनों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जाता है, अभी मैंने जो बताया एक एक करके हम देखते हैं। उत्पत्ति के आधार पर अगर हम बात करें तो संसाधन 2 तरह के होते हैं, एक बायोटिक और एक अबायोटिक। बायोटिक रिसोर्सेज क्या होता है, ये जिंदा चीज से संबंधित है। सिंपल भाषा में अगर हम समझे तो ऐसा रिसोर्सेज, संसाधन जो जिंदा चीजों से संबंध रखता है, वो सब के सब क्या है, बायोटिक रिसोर्सेज है। और जितना भी जिंदा चीज से संबंध नहीं है, निर्जीव चीज से संबंधित, सब अबायोटिक है। जैसे जिंदा चीज में कौन आएगा, सजीव में कौन आएगा, हम लोग हो गए, वन हो गया, वन्य जीव हो गया, ये सब कौन है, बायोटिक रिसोर्सेज के अंतर्गत आते हैं। और अबायोटिक रिसोर्सेज के अंतर्गत कौन आता है, जितना भी निर्जीव संसाधन है, जैसे कि जल, हवा, पानी, ये सब कौन, या कोयला हो गया जिसका हम यूज करते हैं, ये सब का सब निर्जीव है और यह इसको बोलते हैं अबायोटिक रिसोर्सेज। ये भी हमारे जरूरतों को पूरा करता है और यह निर्जीव है। वही बात यहाँ पर अगर लिखा गया है, बायोटिक रिसोर्सेज और अबायोटिक रिसोर्सेज, जीवित चीजों से प्राप्त संसाधन।
जैसे वन, वन्य जंतु, मानव, खुद इंसान भी इसमें, हम लोग भी तो जीवित है ना। और अजैव संसाधन में कौन आएगा? अबायोटिक रिसोर्सेज में। जितने भी निर्जीव चीजें होते हैं संसाधन, वो सब किस में आएंगे? अबायोटिक में। जैसे जल जो हम पानी पीते हैं, वायु, मिट्टी, खनिज, सूर्य का प्रकाश, ये क्या अबायोटिक रिसोर्सेज है, इसका हम यूज करते हैं कि नहीं? और ये निर्जीव है तो क्या अबायोटिक रिसोर्सेज के अंतर्गत आता है। आगे हम देखेंगे समाप्यता के आधार पर, यहाँ पर समाप्यता के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण किया। समाप्यता के आधार पर अगर हम बात करें तो संसाधनों को दो प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है, एक नवीकरणीय योग्य संसाधन और एक अनवीकरणीय योग्य संसाधन। समाप्यता, इसको टाइपिंग मिस्टेक है, आप यहाँ पर बना लीजिएगा। समाप्यता, समाप्यता समाप्त होने से ही संबंधित है। समाप्यता के आधार पर नवीकरणीय, अनवीकरणीय, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, जिसको फिर बनाया जा सकता है रिन्यूएबल, जिसको दोबारा नहीं बनाया जा सकता, इसको बनने में बहुत टाइम लगता है, लाखों साल करोड़ों साल लगता है, यह हो गया नॉन रिन्यूएबल। नवीकरणीय संसाधन क्या होता है? ये संसाधन प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा पुनर्निर्माण हो सकता है। सिंपल भाषा में इसको हम समझे तो ऐसा संसाधन जिसका उपयोग हम एक बार कर ले तो वो खत्म नहीं हो जाएगा, फिर वह रहेगा ही। अब ऐसा संसाधन जिसका हम यूज एक बार कर ले तो फिर उसका दोबारा हम यूज नहीं कर सकते, खत्म हो जाएगा, वो आएगा अनवीकरणीय योग्य संसाधन। जैसे नवीकरणीय योग्य संसाधन का बात करें, जैसे पानी हो गया, हवा हो गया, वन हो गया, सोलर एनर्जी हो गया, यह सब क्या है? सब नवीकरणीय संसाधन है। जैसे पानी अगर हम आज पीते हैं तो क्या कल खत्म हो जाएगा? हवा से अगर हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन, तो अभी ले रहे हैं तो कुछ देर के बाद खत्म हो जाएगा, ये रहेगा ही प्रकृति में, इसका निरंतर प्रक्रिया द्वारा यह चलते ही रहता है, बना ही रहता है। तो ये कौन सा संसाधन के अंतर्गत आएगा? नवीकरणीय, रिन्यूएबल। पानी हो गया, सोलर एनर्जी हो गया, जैसे सूर्य का प्रकाश हो गया, सूर्य आज है तो ऐसा तो है नहीं कि कल खत्म हो जाएगा, तो यह कौन सा संसाधन में आता है? रिन्यूएबल, यानी कि इसका सतत प्रक्रिया प्रकृति में जारी रहता है और यह असीमित होता है, असीमित, असीमित होता है, जबकि यह सीमित होता है। अनवीकरणीय योग्य संसाधन क्या होता है? यह संसाधन सीमित होता है और पुनः प्राप्त नहीं हो सकता है, यानी इसको बनने में बहुत टाइम लगता है, लाखों साल करोड़ों साल लगता है। जैसे कि कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, खनिज हो गया, गैस हो गया, इसको बनने में बहुत टाइम लगता है। और ये कैसे बनता है? तो प्रकृति पर कोई, जैसे कि प्राकृतिक आपदा आ गया तो जितने भी जीव हैं, जलीय जीव हैं या पेड़ पौधे हैं या जो भी पृथ्वी पर जीव है, सब नीचे दब गया पृथ्वी के अंदर, और अंदर का अधिक टेम्परेचर और ऊपर का अधिक प्रेशर, ये और बहुत सालों तक अगर यही रहा तो वह किस में बदल जाता है? वह जीव किस में बदल जाते हैं? सभी कोयला वह में बदल जाते हैं, पेट्रोलियम में, प्राकृतिक गैस में, ये सब में बदल जाते हैं। तो जो हम पेट्रोल यूज करते हैं, केरोसिन तेल हो गया, पेट्रोलियम यूज करते हैं, कोयला हो गया, यह सब आखिर होता क्या है? इसी प्रक्रिया द्वारा बना होता है। आगे हम देखते हैं स्वामित्व के आधार पर या ओनरशिप के बेसिस पर हम संसाधन की बात करें तो चार तरह से वर्गीकृत किया जाता है। एक पर्सनल होता है, व्यक्तिगत, सामुदायिक, कम्युनिटी, तीसरा राष्ट्रीय, नेशनल, चौथा अंतरराष्ट्रीय। तो एक एक करके इसके बारे में हम लोग देखते हैं। व्यक्तिगत संसाधन क्या हुआ? तो व्यक्तिगत संसाधन जिस पर हमारा अपना हक है, जैसे कि हमारा घर हो गया, हमारा खेत हो गया, तो उस पर तो किसी दूसरे का हक नहीं है, मेरा है, तो यह सब संसाधन क्या है? व्यक्तिगत संसाधन है। और कम्युनिटी संसाधन यानी कि सामुदायिक संसाधन, कम्युनिटी रिसोर्सेज क्या होता है? इस पर एक इंडिविजुअल पर्सन का हक नहीं है, इस पर समाज के सभी वर्गों के लोगों का हक है, तो यह कैसा संसाधन है? सामुदायिक संसाधन। तीसरा है राष्ट्रीय संसाधन, जिसको नेशनल रिसोर्सेज कहते हैं। यह संसाधन किसी राष्ट्र के अंतर्गत जो आने वाली संसाधन है उसको बोलते हैं राष्ट्रीय संसाधन। और अंतरराष्ट्रीय संसाधन क्या होता है? दो या दो से अधिक, एक से ज्यादा देश का जिस पर अधिकार हो, स्वामित्व हो, इस प्रकार के संसाधन को हम बोलते हैं इंटरनेशनल रिसोर्सेज, अंतरराष्ट्रीय संसाधन। तो चलिए देखते हैं व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, यही बात जो अभी हमने समझाई यहाँ लिखा है। जिन संसाधनों पर व्यक्ति का निजी हक होता है, निजी यानी कि प्राइवेट, मतलब कि इसमें अपना हक है, किसी दूसरे का हक नहीं है। जैसे ये
बोर्ड है, अगर ये मेरा है तो ये कोई दूसरा नहीं ले सकता है, इस पर मेरा हक है। पेन हो गया, ये मेरा हक है, तो इसको बोलेंगे, जैसे हो गया घर हो गया, पेन हो गया, या मेरा बोर्ड है, ये किसका है, मेरा है, तो यह इंडिविजुअल रिसोर्सेज में आएगा। कम्युनिटी सामुदायिक वाला में कौन कौन आएगा, जैसे सड़क हो गया, सड़क क्या इसका हम किसी को रोक सकते हैं चलने से, नदी हो गया, यह तो किसी एक व्यक्ति का नहीं होता है, चौक हो गया, चारागाह हो गया, इसमें जहां मवेशी चराने लोग ले जाते हैं किसान, तो यहाँ किसी एक व्यक्ति का तो हक नहीं होता है, यहाँ समाज के सभी वर्ग जा सकते हैं, सभी वर्गों का हक होता है, तो यह कौन सा संसाधन में आएगा, कम्युनिटी रिसोर्सेज, यानी कि सामुदायिक संसाधन के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद जैसे कि हमने बताया था, नेशनल रिसोर्सेज क्या होता है, एक राष्ट्र के अंतर्गत जितने भी संसाधन होते हैं उस राष्ट्र का अधिकार होता है, वो हो गया नेशनल रिसोर्सेज। और अंतरराष्ट्रीय क्या हो गया, इस पर ऐसा संसाधन जिस पर एक देश का, इंडिविजुअल कंट्री का, नेशन का उस पर अधिकार ना हो, सभी देशों का अधिकार हो, उसे बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय संसाधन। आगे की पार्ट में हम लोग देखेंगे विकास के स्तर के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। अगर विकास के स्तर के आधार पर हम बात करें तो संसाधन 3 तरह के होते हैं, संभावित, विकसित और संचित कोष। संभावित क्या होता है, वैसा संसाधन जिसका भविष्य में उपयोग किया जा सकता है, यानी अभी उसका हम उपयोग नहीं कर सकते हैं, भविष्य नहीं कर रहे हैं, भविष्य में उपयोग किया जा सकता है, अभी यूज में नहीं है। और डेवलप और विकसित संसाधन क्या होता है, डेवलप रिसोर्सेज, जिसका हम अभी यूज कर रहे हैं, जिन संसाधनों का सर्वेक्षण कर उपयोग किया जा रहा है वह विकसित संसाधन में आएगा। और वे संसाधन जिसका उपयोग भविष्य में किया जा सकता है, यानी कि अभी नहीं किया जा रहा है, इसका भी यूज नहीं है, इसका भी यूज हम नहीं कर रहे हैं और इसका यूज कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, तो जिसका भी हम यूज कर रहे हैं वो आएगा विकसित भंडार या विकसित भंडार संसाधन में। और जिसका यूज अभी संभावना है मगर इसका यूज हम नहीं कर रहे हैं वह किस में आएगा, संभावित वाला में आएगा। उसके बाद देखते हैं संचित कोष। तो ऐसा रिसोर्सेज यह है जिसको बचा कर रखा गया है भविष्य के लिए, आने वाले पीढ़ियों के लिए, ऐसा संसाधन को बोलते हैं संचित कोष या रिजर्व रिसोर्सेज। जिन संसाधनों का वर्तमान में उपयोग नहीं हो रहा है परंतु भविष्य के लिए सुरक्षित रखा गया है। आगे हम देखें संसाधन का, इसका संसाधन को किस प्रकार वर्गीकृत किया गया है। तो संसाधन को मेनली 2 तरह से वर्गीकृत किया गया, प्राकृतिक और मानवीय। प्राकृतिक में नवीकरणीय और अनवीकरणीय होता है, मानवीय में संरचनाएं एवं संस्थाएं आती है और उसके बाद मात्रा एवं गुणवत्ता आता है। इसके बारे में हम लोग देखते हैं, स्लाइड बनाया है इसमें हम लोग देखते हैं संसाधनों का वर्गीकरण। 2 तरह के होते हैं संसाधन, प्राकृतिक और मानवीय। मानवीय यानी कि इंसान के द्वारा बनाया गया होगा, प्राकृतिक यानी नेचर से हमको पहले से मिला हुआ है। इसमें आएगा नवीकरणीय योग्य संसाधन यानी कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जो हम पहले बताए भी थे। अनवीकरणीय योग्य संसाधन, फिर भी उसको हम थोड़ा देख लेते हैं। नवीकरणीय योग्य संसाधन में कौन कौन आएगा, इसमें भी सतत है और जैव है। सतत कहने का मतलब इसका प्रक्रिया प्रकृति में निरंतर चलते रहता है, जैसे फोटोसिंथेसिस के माध्यम से हमको ऑक्सीजन मिल रहा है, फोटोसिंथेसिस प्लांट करते हैं तो उससे हमको क्या मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है। जैसे सोलर एनर्जी हो गया, ये सब किस में आएगा, नवीकरणीय योग्य संसाधन के सतत या प्रवाह संसाधन के अंतर्गत आते हैं। और उसके बाद है जैव, बायोटिक रिसोर्सेज। बायोटिक रिसोर्सेज भी 2 तरह के होते हैं, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव। जितने भी प्राकृतिक वनस्पति हो गए, जैसे पेड़ पौधे हो गए, वो किस में आएगा, बायोटिक के प्राकृतिक वनस्पति में आएंगे। और वन्य जीव यानी कि जंगल में जितने भी जीव आते हैं वो किस में आएंगे, वन्य जीव संसाधन में आएंगे। और वन्य जीव संसाधन किसका पार्ट है, जैव संसाधन का ही पार्ट है। उसके बाद हम लोग देखते हैं अनवीकरणीय योग्य संसाधन, जिसमें कि पुनः चक्रीय आता है, अचक्रीय। पुनः चक्रीय कहने का मतलब क्या हो, उसको हम फिर से रिसाइकल कर सकते हैं। और अचक्रीय कहने का मतलब उसका एक बार अगर यूज कर लिए तो खत्म होगा, खत्म हो गया उसके बाद वो नहीं मिलने वाला है।
पुनः चक्रीय जैसे कि धातु, जैसे इसमें आएगा सोना, आएगा चांदी, आएगा एल्युमिनियम, आएगा। इसका अगर हम यूज कर लेते हैं तो अगर यूज कर ले तो ऐसा बात है, अगर सोना को अगर गहना बना लिया जाए, पहन लिया जाए, तो क्या वो खत्म हो जाएगा? नहीं होने वाला है। फिर उसको हम उसका रूप चेंज कर सकते हैं, मगर रहेगा तो इसका मतलब ये उसका पुनः चक्र हो सकता है। लेकिन अचक्रीय संसाधन क्या है? जैसे इसमें जीवाश्म ईंधन आएगा, जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, यह सब क्या है? कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया। पेट्रोलियम में ही आ जाएगा आपका केरोसिन तेल वगैरह हो गया। तो यह सब का अगर हम यूज एक बार कर लेते हैं तो ये खत्म हो जाए। जैसे पेट्रोल हो गया, केरोसिन तेल हो गया, या गैस हो गया, एलपीजी में हम जो यूज करते हैं, तो इसका अगर हम यूज कर लेते हैं तो खत्म हो जाता है। फिर तो ऐसा है नहीं कि एक बार गाड़ी में या मोटरसाइकिल में अगर हम पेट्रोल डलवा ले, अगर खत्म हो जाए तो फिर ऑटोमेटिक आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। वह अचक्रीय संसाधन के अंतर्गत आता है। और मानवीय संसाधन यानी कि मानवीय, इंसान के द्वारा बनाया गया संसाधन, जैसे इसमें संरचनाएं और संस्थाएं आती है, मात्रा और गुणवत्ता आता है। कहने का मतलब क्या है? संस्थाएं कहने का मतलब सरकार की विभिन्न बॉडी, जैसे कि अस्पताल। अस्पताल हमारे जरूरतों को पूरा करता है ना, अस्पताल हो गया, सड़क हो गया, यह सब किस में आता है? संरचनाएं एवं संस्थाएं, रिसोर्सेज के अंतर्गत आता है। संस्थाएं एवं संरचनाएं, संसाधन इसको बोल लीजिए, उसके अंतर्गत आता है। उसके बाद है मात्रा एवं गुणवत्ता। मात्रा एवं गुणवत्ता के आधार पर, जैसे कि कहने का इसका मतलब क्या है? जैसे इसमें इंसान के क्वालिटी के हिसाब से, ज्ञान के हिसाब से वो समाज में अपना सेवा देता है। जैसे कि डॉक्टर हो गया, टीचर हो गया, ये अपने क्वालिटी के बदौलत समाज को गाइड करता है या सेवा देता है। तो यह किसके अंतर्गत आता है? डॉक्टर हो गया, जैसे इसमें मैंने एग्जाम्पल नहीं लिखा है, यहाँ पर लिख दे रहे हैं। डॉक्टर हो गया, टीचर हो गए, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? मात्रा एवं गुणवत्ता संसाधन के अंतर्गत आते हैं। आगे के पार्ट में हम लोग देखेंगे सतत पोषणीय विकास। सतत पोषणीय विकास का मतलब क्या होता है? सतत पोषणीय विकास का अर्थ है विकास इस प्रकार, विकास की प्रक्रिया को इस प्रकार अपनाया जाए कि पर्यावरण को क्षति भी न हो और आने वाले भविष्य के पीढ़ियों के लिए संसाधन बचा रहे, उसका दुरुपयोग ना हो। इसको बोलते हैं सतत पोषणीय विकास। इस सतत पोषणीय विकास का मतलब यही होता है, यहाँ पर लिखा हुआ भी है। सतत पोषणीय विकास का अर्थ है कि विकास इस प्रकार किया जाए कि पर्यावरण को नुकसान न पहुंचे और वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों के लिए आवश्यकता को प्रभावित न करे। जो मैंने अभी समझाया कि ऐसा हम उसका रिसोर्सेज का इस्तेमाल ना कर ले कि खत्म हो जाए और आने वाली पीढ़ियों के लिए बचा ही नहीं। तो इस प्रकार के हम इसे क्या बोलते हैं? इस प्रक्रिया को बोलते हैं सतत पोषणीय विकास। आगे के पार्ट में हम लोग देखते हैं रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन। रियो डी पृथ्वी जेनेरो सम्मेलन जून 1992 में हुआ था और यह ब्राजील के रियो डी जेनेरो शहर में हुआ था। इसमें विश्व के लगभग 100 से अधिक देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने इसमें भाग लिया था और इसका उद्देश्य था पृथ्वी में जैव विविधता को बनाए रखना और पृथ्वी को कोई क्षति ना पहुंचे, इसको और प्रदूषण को कम वगैरह करने से यह संबंधित था। इसका उद्देश्य क्या था? पर्यावरण की रक्षा करना। तो पर्यावरण की रक्षा कैसे होगी? जाहिर सी बात है, जब हम प्रदूषण को कम करेंगे या प्रदूषण को रोकेंगे, विभिन्न देशों से मिलकर धरती और प्रकृति को बचाए रखने का संकल्प लिया गया था और इस संकल्प में ही आता है एजेंडा 21, जो आगे हम देखेंगे। और ये कहाँ था? ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में होता है। इसी नाम के आधार पर इस सम्मेलन का नाम है रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन और यह फर्स्ट अर्थ समिट है। कब हुआ था? 1992 में हुआ था। आगे हम देखेंगे एजेंडा 21। जो रियो डी जेनेरो सम्मेलन हुआ था उसी में यह एजेंडा बना था, एजेंडा 21। एजेंडा 21 क्या था कि सेम वही बात है कि हर देशों ने एक मतलब उनको यह दिया गया एजेंडा 21 कि अपने पर्यावरण को कैसे बचाना है, प्रदूषण को कैसे कम करना है, जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी को कैसे बनाए रखना है।
इसी से संबंधित है एजेंडा 21। यह एक कार्य सूची है जिसका उद्देश्य समाज के हितों, पारस्परिक आवश्यकताओं और सभी देशों की जिम्मेदारियों को समझना है। मुख्य इसका उद्देश्य क्या था? पर्यावरणीय क्षति को कम करना। तो पर्यावरणीय क्षति कैसे कम होगा? वही बात, जाहिर सी बात है, प्रदूषण को कम करना। जैव प्रदूषण को कम करना, प्रदूषण को कम करेगा तभी तो पर्यावरण संरक्षित होगा। उसके बाद जैव विविधता को बनाए रखना, बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी को बनाए रखना, जैव विविधता को बनाए रखना। तो पर्यावरण की क्षति को कम करना, तो पर्यावरण की क्षति को कैसे कम होगा? प्रदूषण हम कम करेंगे, बायोडाइवर्सिटी को बनाए रखेंगे, मृदा अपरदन को कम करेंगे, गरीबी को खत्म करना। एक एजेंडा 21 में यह भी शामिल था कि गरीबी को कैसे खत्म करना है। उसके बाद बीमारियों से निपटना। जाहिर सी बात है, जब प्रदूषण कम होगा, बायोडाइवर्सिटी मेंटेन रहेगा, जैव विविधता, तो जाहिर सी बात है यह सब बीमारी कम होगा ही, गरीबी खत्म होगा ही, पर्यावरण को क्षति नहीं पहुंचेगा। यहीं पे यह टॉपिक खत्म होता है। आगे आने वाले पार्ट में हम नेक्स्ट पार्ट में और वीडियो को देखेंगे।